Welcome student to CSI classes. Today we will learn CTET and TETS पेपर 1 मैथमेटिक्स चैप्टर ज्योमेट्री। तो देखते हैं हम ज्योमेट्री में क्या क्या हमें पढ़ना है पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट हमें इसमें जो कवर करना है वो कर्व क्या होते हैं, सेकेंड है हमारा लाइन पढ़ना है, थर्ड एंगल, फोर्थ ट्राइंगल, फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल, एंड सिक्स्थ एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट हो गया एंगल, कर्व हो गया, लाइन हो गया, एंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया एंड सर्कल। इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं फर्स्टली हम कर्व क्या होता है। कर्व क्या है, बेसिकली एक इस तरीके से कोई एक लाइन हो जाती है, इसको हम कर्व बोलते हैं। ऐसी लाइन हो गई, इस तरीके से एक ऐसा हो गया, ये सारा क्या है, कर्व है। इसमें कर्व के हमारे टाइप होते हैं। जैसे इस कर्व को अगर हम बोलें तो ये हमारा जो है ओपन कर्व है। ओपन कर्व मतलब ये कर्व जो है आपस में इस तरीके से मिली नहीं होती, इसको हम ओपन कर्व बोलते हैं। जो हमारी कर्व क्लोज होती है इसको हम क्लोज कर्व बोलते हैं। ये इसका जो 1 है ये होगी क्लोज कर्व। ठीक है, क्लोज कर्व, इसको हम सिंपल कर्व भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व भी बोलते हैं, देख सकते हैं सिंपल कर्व। और अगर कुछ इस तरीके से कर्व है तो ये नॉन सिंपल कर्व। तो कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, सीटेट या अदर टेट में, ये सिंपल कर्व कौन सी है, क्लोज कर्व कौन सी है, या नॉन सिंपल कर्व कौन सी है, तो आप लोग बता सकते हैं। कर्व से इतना ही पूछा जाता है, आपको एक कर्व दे देगा, पूछेगा ये कैसी कर्व है, इस तरीके से कोई एक फिगर दे देगा, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपको क्लोज कर्व है, नॉन सिंपल कर्व है, किस तरीके की कर्व है, तो हम इसको कह सकते हैं ये नॉन सिंपल कर्व है। इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाए तो हम बोलेंगे कि ये क्लोज कर्व है, और इस तरीके से अगर कोई कर्व दे दी जाए तो हम बोलेंगे ओपन कर्व है। लाइन क्या होती है, लाइन जो है वो एंडलेस होती है। क्या होता है, इसके कोई एंड नहीं होती। जैसे कि ये लाइन है, ये इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट लाइन होगी, यहाँ भी ऐसे चलती चली जाएगी, यहाँ भी चलती चली जाएगी, इसको हम बोलते हैं लाइन। ये होता है लाइन। इसके बाद हम लिखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट के एंड होते हैं, दो एंड होते हैं। जैसे कि ये कोई हमने रेखा खींची, यहाँ पर हमने इसको पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पर इसको हमने पॉइंट बी ले लिया, तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये एंड पॉइंट है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता है उसका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है, लेकिन जो लाइन होती है उसका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, उसको हम सीधी एक रेखा बना देते हैं और वो चलती चली जाती है, उसको हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रे का मतलब होता है कि एक तरफ तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा बट एंड पॉइंट नहीं होगा। माना कि ये ए स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन इसका एंड पॉइंट कोई भी नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं रे। अब इसके अलावा जो है लाइंस में हम पढ़ेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। वो कौन कौन सी लाइन होती है, कॉन्करेंट लाइन होती हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में कभी भी मिलती नहीं है। क्या होता है, ये मिलती नहीं है। जैसे कि ये पैरेलल लाइन अगर हम बोले कि ये दो पैरेलल लाइन है, एक ये लाइन ए है, ए बी है, और दूसरी ये लाइन पी क्यू है,
ठीक है, ए बी और पी क्यू। अगर मैं कहूं कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, पैरेलल का मतलब होता है ये लाइनें कभी भी आपस में जाके कहीं पर ऐसे जाके कहीं क्रॉस नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं भी मिलेंगी नहीं। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है, माना कि यहाँ पर m मीटर डिस्टेंस है, तो इनकी जो डिस्टेंस यहाँ पर है वो भी m मीटर डिस्टेंस होगी, और यहाँ पर जो होगी वो भी m मीटर डिस्टेंस होगी। ये कहीं पर भी जाके मिलेंगी नहीं, और इनकी किसी भी पॉइंट पे हम अगर डिस्टेंस अगर नापते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का मतलब सीधी बिल्कुल हाइट जो हमारी होती है, अगर हम नापते हैं तो वो हर जगह पे सेम होगी, उसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस ये होती हैं कि दो या तीन लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया इनका ओ, ये लाइन मान ला हमने ए बी है, और ये लाइन मान लिया हमने सी डी है, तो हम इनको कह सकते हैं कि ये दोनों जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। और कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। कॉन्कूरेंट लाइन, कॉन्कूरेंट लाइन क्या होती है, इनका क्या कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्कूरेंट जो लाइन होती है वो तीन या तीन से ज्यादा लाइनें होती हैं जो कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अभी मैंने आपको इंटरसेक्टिंग बता दिया था, मान लिया कि ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, और ये पी क्यू लाइन है, तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनको हम बोलेंगे कॉन्कूरेंट लाइन। कॉन्कूरेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। माना ये पॉइंट ओ है, यहाँ पर ये तीन या तीन से अधिक लाइनें, और भी लाइन हो सकती है कोई यहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाए, जैसे कि ये हम पी क्यू था तो इसको हम आर एस लाइन मान लें, तो ये सारी लाइन क्या है? कॉन्कूरेंट लाइन्स हैं, इनको हम कॉन्कूरेंट लाइन बोलते हैं। अब इसके बाद आता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन वो लाइनें होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन वो लाइनें होती हैं जो कि एक के ऊपर होती हैं, एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है। जैसे कि ये लाइन कोई ए बी है, मैंने माना कि ये ए बी लाइन है, ठीक है, और इसी के ऊपर कोई एक लाइन, हम एक और लाइन इस पे बना दें जो इसके बिल्कुल जस्ट एबव हो, एकदम ऊपर, और इसको हम एक्स वाई लाइन कह दें, तो क्या होगा कि ये जो दोनों लाइनें हैं वो कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी लाइन। एंगल, एंगल क्या होते हैं? एंगल वो होते हैं कि कोई भी दो रे किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरती हैं, इस तरीके से निकलती हैं, और ये एक एंगल, जो इनके बीच में जो ये गैप है इसको हम बोलते हैं एंगल। तो माना कि ये जो थीटा है ये कहलाएगा इसका कितने डिग्री का एंगल है, ये थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसको हम बोलते हैं, ये जो गैप है ये होता है एंगल हमारा। एंगल क्या है? दो रे एक ही पॉइंट से जाती हैं, उसको हम बोलते हैं एंगल। तो ये हम मान लेते हैं पॉइंट ओ है, ये ओ ए रे है, और ये ओ बी रे है हमारी, तो ये हो गया एंगल। अब एंगल जो है हमारे कई तरीके के एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो होता है वो होता है, जैसे ये थीटा दिया है, तो थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। मतलब कहने का मतलब ये है, जो कोई भी अगर एंगल बनेगा इस तरीके से, तो ये थीटा है, ये थीटा हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा, इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। मान ले कि पी ओ क्यू कोई एक एंगल बना, इसको हम बोलेंगे एंगल पी ओ क्यू इज लेस देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से छोटा होता है तो एक्यूट एंगल होता है। अब देखते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ये हो गया हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और हम कह सकते हैं अगर कोई एंगल इस तरीके से बन रहा है
तो ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री यहाँ पर लेते हैं। माना कि ये थीटा है लेकिन ये क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, तो हम इसको ए बी सी कह सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि जो ए बी सी एंगल है, बेसिकली जो एंगल हम बीच जो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था पी ओ क्यू, तो जो O होता है वो एंगल को रिफ्लेक्ट करता है कि O एंगल कहां पर बन रहा है, O पॉइंट बन रहा है। जैसे देखिए ए बी सी में यहाँ एंगल कहां बन रहा है, ये B पॉइंट बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद हमारे पास एक एंगल आता है राइट एंगल। कैसा एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है बिल्कुल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ये हमारा हो जाता है राइट एंगल, जो कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे हम मान लेते हैं ये पी हो गया, हम मानते हैं ये क्यू और ये आर, तो ये जो है थीटा जो है वो 90 डिग्री का होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री। और थीटा जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को कितना है क्या है, तो ये थीटा जो है हमारा 90 डिग्री का, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कैसा एंगल होगा, ये हमारा जो है वो राइट एंगल होगा, राइट एंगल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है स्ट्रेट एंगल। अगर हम स्ट्रेट एंगल की बात करें, स्ट्रेट एंगल का मतलब है कि एंगल जो है वो 180 डिग्री का है। स्ट्रेट एंगल का मतलब वो एक लाइन, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर हम देखते हैं रिफ्लेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे कि कोई एंगल बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है, ये माना कि ये P है, ये Q है और ये R है, तो ये एक एंगल बन रहा है। अगर हम पूछे कि रिफ्लेक्स ऑफ PQR, तो PQR का जो रिफ्लेक्स होगा वो ये होगा, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल PQR। माना कि अगर ये एंगल तुम्हारा 70 डिग्री का है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा PQR का। अगर हम रिफ्लेक्स की बात करें तो रिफ्लेक्स ऑफ PQR, तो रिफ्लेक्स ऑफ PQR इक्वल टू क्या होगा 360 माइनस 70 डिग्री, यानी कि ये आंसर आएगा 290 डिग्री। जो रिफ्लेक्स होगा वो 290 डिग्री का होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्स जो एंगल बनता है उसके अपोजिट जो एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये तो हमारे एंगल के प्रकार थे, टाइप थे। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल्स। रिलेशन बिटवीन एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं अगर कोई हम एंगल बना रहे हैं तो उन दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि कोई एक एंगल बना दिया हमने, ठीक है, ये हमारा ए बी सी हो गया। अब एक यहां से हमने बना लिया डी डी बी सी, एक हमारा हो गया ए बी डी और एक हो गया डी बी सी। तो हम इसको अगर मान लें कि ये जो है हमारा अल्फा है और ये वाला जो है हमारा बीटा है, तो हम अगर देखें तो हम क्या होगा, इन दोनों का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री आना चाहिए। और हम बोले कि अल्फा का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, अल्फा का कंप्लीमेंट्री एंगल होगा अल्फा इक्वल टू 90, अल्फा का जो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा का कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। और बीटा का अगर कंप्लीमेंट्री एंगल हम निकालेंगे, बीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा, तो ये अल्फा का कंप्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस बीटा, और ये बीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस अल्फा। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा अगर हमें 30 दिया हुआ है तो बीटा, उसका जो कंप्लीमेंट्री बीटा होगा वो 60 होगा। तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा, ये वाला ये ए बी डी और डी बी सी, वो होगा 90 डिग्री के बराबर। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल।
सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो हमारे होते हैं 180, इनका जो सम होता है 180 होता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है, जैसे कि एक लाइन है, इस पे अगर कोई दो एंगल बन रहे हैं हमारा, जैसे मान लो कि ये अल्फा बन रहा है और ये बीटा बन रहा है, तो अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, इसका मतलब ये होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और मैं फिर वही बात कहूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि अल्फा का सप्लीमेंट क्या होगा, तो अल्फा का सप्लीमेंट्री एंगल होगा तुम्हारा अल्फा का सप्लीमेंट्री होगा बीटा, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। और बीटा का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा, बीटा का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा अल्फा, और अल्फा कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा। ठीक है, तो ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब सप्लीमेंट्री एंगल तो ये हो गए, इसके साथ साथ ये जो एंगल बना, ये जो एंगल है इसको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। अल्फा और बीटा क्या है, लीनियर पेयर भी है। लीनियर पेयर का जो कॉन्सेप्ट होता है कि जो दो एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर का जो कॉन्सेप्ट है कि दो एंगल बन रहे हैं वो हमारे एक तो एडजेसेंट एंगल भी है और दूसरा वो 180 डिग्री का एंगल, दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री का है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर भी कहते हैं। कि अगर दोनों एंगल का सम जो है, दो एंगल बन रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, जो उनका सम है वो क्या है, अगर 180 डिग्री है तो वो कैसे हैं, लीनियर पेयर भी कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, लीनियर पेयर भी हैं, लीनियर पेयर। और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल ये होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं एडजेसेंट एंगल की, तो दो एंगल एक ही वर्टेक्स से अगर बन रहे हैं तो उसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ये जो है हमारे ए बी सी और ये डी, ए बी सी और सी बी डी जो है ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। ये जरूरी नहीं है इस तरीके से हो, ये ऐसे भी हो सकते हैं, तो 180 से ज्यादा भी हो सकते हो, सॉरी ये जो है एडजेसेंट एंगल जो है वो 90 डिग्री के भी ये सम दोनों का हो सकता है, 180 डिग्री का भी सम हो सकता है, कितने भी डिग्री का सम हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ऑब्ट्यूज हो या एक्यूट हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का मतलब दोनों एक ही, यहाँ से एक ही पॉइंट से, एक ही वर्टेक्स से बनने चाहिए। ये इसकी जो होती है वो क्या होती है, वर्टेक्स होती है। इसको हम, ये वाले पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो ये था हमारा एंगल का कॉन्सेप्ट। इसके आगे और देखते हैं कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, या फिर हमारे जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इन सब के बारे में अभी हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं बेसिकली दो लाइनें हैं, अगर आपस में कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और माना कि ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, और ये बन रहा है, ये AB लाइन है और ये BC लाइन है, AB, और उसके बाद ये CD लाइन है। तो हम इसको बोलेंगे, जैसे कि ये वाला एंगल है, इसको हम बोलेंगे ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब अल्फा और बीटा जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका ये मतलब है कि अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा। और दूसरा, इसको अगर हम इधर वाले एंगल को देखें तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसको हम मान लें कि ये थीटा है और ये वाला एंगल अगर फाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू एंगल फाई। वर्टिकली है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू फाई। ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब हम देखते हैं कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइन है, उनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो उस पे जो एंगल बनते हैं उनकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो हम देखते हैं, माना कि ये दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, एक ये हमारी ए लाइन है, ए बी लाइन है, और ये एक सी डी लाइन है, और इसको कोई एक ट्रांसवर्सल ये काट रही है पी क्यू। ठीक है, ये पी क्यू काट रही है हमारा। तो जो इस पे जो एंगल बनेंगे, जैसे कि ये बना 1, ये बना 2, ये बना 3, और ये बना 4, और इसी तरीके से मान लिया कि ये जो हमारा बन गया 5, और इसको हम 5 कह देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको 5, और ये 6, और उसके बाद फिर ये 7, और फिर ये हमारा 8। तो इस तरीके से जो एंगल बन रहे हैं उनको कहते हैं। बेसिकली देखिए, ये वर्टिकल अपोजिट भी है, ये वाला इसके वर्टिकल अपोजिट है, ये इसका वर्टिकल अपोजिट है, ये इसका वर्टिकल अपोजिट, ये इसका वर्टिकल। तो इस मीन्स क्या होगा
हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट है। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 वर्टिकल अपोजिट, और एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकल अपोजिट। ठीक है, ये तो हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे इक्वल है? देखिए, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो है 5 और जो ये वाला एंगल 1 है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, उसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3। तो इससे हमारे बहुत सारे रिलेशन हमारे निकल के आ जाएंगे, जैसे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 था यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट होने से, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 भी होगा। ठीक इसी तरीके से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 है, और यहाँ पर एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2, तो इसका मतलब एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 भी होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इन कंडीशंस को देखते हुए, इन कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम बहुत सारे रिलेशंस यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा एंगल का कॉन्सेप्ट था, और ये टोटल हमारा जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो हमने कराया यहाँ पर, एंगल, लाइन, कर्व, और इसके अलावा जो हमारा एक बचता है सर्कल बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे सर्कल के बारे में। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट वीडियो से पहले हम इस वीडियो में जो है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे सीटेट या अदर टेट में पूछे जाते हैं, पूछे हुए क्वेश्चंस हैं कुछ, वो हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एंगल से रिलेटेड हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, काफी बार सीटेट में पूछा जाता है, थोड़ा डिफरेंट अलग अलग तरीके से लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाता है। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 1/5 ऑफ राइट एंगल, 1/5 ऑफ राइट एंगल। अब मैंने राइट एंगल आपको बताया था कि जो भी एंगल है, माना कोई एंगल ए है, ए एंगल है, वो कह रहा है कि जो एंगल ए है वो 1/5 है किसका, राइट एंगल का। और राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो एंगल ए है वो कितना है, 5 से काटेंगे इसको, 18 बार कट जाएगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन सीटेट या अदर एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, समझिए कि कैसे होता है। बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राइमरी लेवल पे। देखिए स्टूडेंट, ये एक और क्वेश्चन है जिसमें सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में कॉन्सेप्ट लगा है, पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि इफ एन एंगल इज इक्वल टू थर्ड ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। माना कि कोई एंगल x है, x डिग्री है, तो उसका सप्लीमेंट मैंने आपको क्या बताया था, कितना होगा, 180 माइनस x डिग्री, 180 डिग्री माइनस x डिग्री। अब ये जो एंगल x है वो अपने सप्लीमेंट्री का 2/3 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 है, 2/3 है, तो 180 माइनस। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इससे हम अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3x, और 3x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, इसको 2 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया माइनस 2x। तो अब ये 5 इस तरफ 2 इधर आ जाएगा माइनस का, तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2a और 2a और 3a, तो 2x और 3x हो गया, यहाँ पर आके 5x। ठीक है, तो x बराबर ये हो गया 5x बराबर 360 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा हमारा 5 7 35 और 5 10 72 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। मैंने आपको बताया था ना सप्लीमेंट्री एंगल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया है सप्लीमेंट्री वाला, कि ये बोल रहा है कि कोई एंगल है, कोई एंगल x है जो अपने ही सप्लीमेंट्री का, अगर कोई x है तो x का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 माइनस x होगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी क्या है, अपने ही सप्लीमेंट्री का 2/3 है, मतलब अपने ही जो इसका सप्लीमेंट्री ये है और ये x जो है उसके 2/3 के बराबर, तो मैंने इक्वल कर दिया इसको, और उसके बाद ये हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन करके यहाँ पर आंसर लेके आ गए। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप बहुत ही अच्छे से जो मैथमेटिक्स का पेपर है, सीटेट पेपर 1 है, वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। इवन मैं मतलब जितना भी मैं करा रहा हूँ, अगर आप इसको कर लेते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल पार्ट में आप 15 नंबर ऑलमोस्ट ला सकते हैं। 15 से कम आने की कोई भी चांस नहीं है। अगर आप ये पूरी वीडियो हमारी देखते हैं, पूरा सिलेबस तो इसको करते हैं तो आराम से आप 15 मार्क्स ला सकते हैं, जो न्यूमेरिकल पार्ट है हमारा इसका। ओके, थैंक यू।